हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि और आप सबका एम विद राजेंद्र प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो शेष बाकी बचे थे वैदिक काल से। और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनसे इनसे बाहर नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं हिस्ट्री के, मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हमने पढ़ाया था आपको हड़प्पा सभ्यता, फिर अब हम पढ़ा रहे हैं वैदिक सभ्यता। तो आप वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से एक ही क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से 3-4 बार याद कर लीजिएगा। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संबंधित थे। ए है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, बी है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, सी है ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हमारा उत्तर वैदिक काल हुआ था, यानी जो हमारा ऋग वैदिक काल था, उसमें क्या था, गेरुवर्णी मृदभांड की संस्कृति पाई जाती थी। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति पाई जाती थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो कौन सी संस्कृति पाई जाती, भी चित्रित धूसर मृदभांड। कौन सी, चित्रित धूसर जो मृदभांड है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 77 है, आर्य भारत में आए। ए यूरोप, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, और डी अन्य क्षेत्रों से। जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते। किससे, मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 78 है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह क्या कहलाता था। ए आर्ष विवाह, बी दैवी विवाह, 3 है ब्रह्म विवाह, और चतुर्थ है प्रजापत्य विवाह। जो कन्या के साथ एक जोड़ी जो गाय लोग देते थे व बैल देते थे, वो विवाह क्या कहलाता था, आर्ष विवाह। क्या कहलाता था, आर्ष विवाह। देखिए, जो गाय व बैल जो दिया जाता था, मतलब टोटल जो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे। ठीक है, तो उसमें जो आर्ष विवाह था उसमें क्या था कि जो कन्या होती थी, विदाई में उसके साथ क्या दिया जाता था, गाय व बैल। ठीक है, और उसी देकर क्या उसका जो बैल है उसी को देकर क्या समझा जाता था कि हमने ये क्या दिया, दहेज के रूप में कन्या को दे दिया। अभी तो नगद हम लोग में पैसे चलते हैं, लेकिन उस टाइम में कन्या के साथ क्या देते थे, गाय व बैल देकर उसका मतलब किसका कर्ज चुकाते थे, लड़के वालों का। ठीक है, जैसे हम लोग को क्या लोग दहेज देते पैसा, वैसे लोग दे देते कन्या के साथ गाय व बैल देते थे। क्योंकि जो ऋग वैदिक काल था उसमें गाय को बहुत ही संपत्ति का एक साधन माना जाता था। ठीक है, जैसे हम लोगों को क्या पैसों को क्या किया जाता है, संपत्ति का एक साधन माना जाता है, वैसे ही ऋग वैदिक काल में गाय को संपत्ति का एक साधन माना जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, इसीलिए कन्या के साथ गाय व बैल देकर विदा करते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्ष विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य वेद के रूप में रचित है। ए है ऋग्वेद, बी है सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो हमको अपने करेक्ट आंसर को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सॉरी बी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। जो यजुर्वेद है वो गद्य रूप में भी रचित है। ठीक है, वैसे तो वेद जितने भी हैं वो पद्य रूप में रचित हैं, लेकिन जो यजुर्वेद है वो किसमें, गद्य व पद्य के रूप में है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। 80 क्वेश्चन है 80, ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा जाता था। ऋत क्या होता था, प्राकृतिक संतुलन। ठीक है, ऋत हम लोग में नहीं होता, ऋतु होता है, हम लोग ऋतु बोलते हैं, जो वही ऋतु होता है। उसको स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा जाता था। यानी कौन सा वैदिक देवता है जिसने प्राकृतिक संतुलन को स्थापित किया। तो वरुण। वरुण को और क्या कहते हैं, जल का देवता कहते हैं। ठीक है, किसका, जल का देवता। और इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना होइएगा, वर्षा के देवता इंद्र होते हैं और वरुण जो होते हैं वो जल के देवता होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वरुण। 81 क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए समाज व्यवस्था से। किससे, समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। देखिए, हमने आपको बताया था जो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति। कौन सी सबसे पुरानी स्मृति, क्या है, मनुस्मृति है। और किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
82 क्वेश्चन है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो प्राचीनतम संस्था बताना था विद थी। ठीक है, विद। जो विद थी वो प्राचीनतम संस्था थी। उसमें क्या था, स्त्री व पुरुष दोनों साथ में भाग ले सकते थे। ठीक है, यानी स्त्री व पुरुष दोनों ही साथ में भागीदारी कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वित्त। ठीक है, तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वित्त थी। सभा व समिति, जिस प्रकार हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता था, उस समय क्या होता था, सभा व समिति होती थी। और वित्त क्या होता था, वो भी एक संस्था ही होती थी जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों साथ में भाग ले सकते थे, यानी वित्त सबसे पहले बनी थी, प्राचीनतम संस्था थी। 83 क्या है, निम्नलिखित में से एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। वे अश्वरथों व कांस्यों के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था, वे ताम्र व आधुनिक हल फाल के रूप में परिचित थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। देखिए लौह काल तो 1000 ईसा पूर्व आता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और हमारा वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल जो है 1500 के आसपास था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लौह काल हो जाएगा, यानी लोहे से परिचित नहीं थे, वो अपरिचित थे लोहे से। 84 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ए ऐतराय ब्राह्मण, बी सतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ, डी पंचवीस। तो पंचवीस है वो किससे रिलेटेड है? सामवेद से। ठीक, जो सतपथ है वो किससे रिलेटेड है? हमारा यजुर्वेद से रिलेटेड है। कौन सा? यजुर्वेद से रिलेटेड कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? सतपथ। देखिए एक ब्राह्मण होता है हर वेद का, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होते हैं। 3 चीज होते हैं प्रत्येक वेद के पास। ठीक है, तो उनका कुछ उपनिषद ग्रंथ होता है, किसी किसी का कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होता है, और किसी किसी का क्या होता है, मतलब सबका जो है एक उपनिषद ग्रंथ होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है और आरण्यक ग्रंथ होता है। जो सबसे प्राचीन हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या था? सतपथ ब्राह्मण था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का बी। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि सतपथ ब्राह्मण किसका आरण्यक है, तो आप बताएंगे यजुर्वेद का। ठीक, यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण नामक आरण्यक है। और कौन कौन से यजुर्वेद के आरण्यक है? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। ठीक है, ये दोनों भी किसके आरण्यक है? यजुर्वेद के। तो सतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से। 85 क्वेश्चन है, बिना दहेज का विवाह क्या कहलाता था? पहला है आश विवाह, सेकंड दैव विवाह, थर्ड ब्रह्म विवाह, और फोर्थ है प्रजात विवाह। तो इसमें क्या होता था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 85 का? फोर्थ, यानी प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, जो कन्या का पिता होता था, ठीक है, वो कन्या को प्रदान कर देता था, वर जो होता था वर को कन्या प्रदान कर देता था। ठीक है, और आदेश देता था कि तुम दोनों साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। और इस विवाह में क्या होता था कि बिना दहेज के विवाह होता था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रजापति विवाह। आश विवाह तो हमने बताया है कि बैल दिया जाता था कन्या को। ठीक है, और उसके बाद दैव विवाह होता था। दैव विवाह में क्या होता था, ये क्या होता, कन्या का पिता जो होता था वो एक यज्ञ का आयोजन करता था और ब्राह्मण यज्ञ का संपादन करता था और अपनी कन्या को दान दे देता था। यानी इसमें कन्या को दान किसके माध्यम से देते थे? एक यज्ञ करवाते थे, पहले यज्ञ, फिर उसके बाद कन्या को दान दे देते थे। उसके बाद है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था, ये सबसे उत्तम विवाह क्या माना जाता है? ब्रह्म विवाह उत्तम। सबसे उत्तम विवाह अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम था। इसमें क्या होता था, पिता जो होता था वो वर को घर बुलाकर अपनी कन्या को सौंप देता था। जैसे हम लोगों के यहाँ आजकल होता अरेंज मैरिज, वैसे ही पहले क्या था, ब्रह्म विवाह था। 86 क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। 87 क्वेश्चन है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ए सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सी मीमांसा है और डी योग है। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का जो करेक्ट आंसर है वो सांख्य हो जाएगा। ठीक है, सांख्य के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि हैं। कौन है? कपिल मुनि हैं सांख्य के प्रतिपादक। और क्या कहते हैं, योग के तो हमें पता ही, पतंजलि हैं। ठीक है, योग के मीमांसा की जैमिनी है। ठीक है, और वैशेषिक के बद्रायण हैं। कौन है? बद्रायण जो है वैशेषिक के हैं। उसके बाद हमारा 88 क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी चीज़ जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई? ए मृदभांड, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी, डी लुहारगिरी। तो जब हमारा वैदिक काल था उसमें क्या था, हम लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लुहार, यानी लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए क्या होगा ऑप्शन लुहार। 89 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? हमें बताना है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का जो 7वां मंडल है उसे हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद में गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। 6वां मंडल यानी 7वें मंडल से 7वें मंडल तक, 27 से 7 मंडल तक के मंडल को क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल में गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। 90 क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेदिक काल में कुल कितने मंडल थे? इस ऋग्वेदिक काल में 10 मंडल थे। टोटल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। 91 क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों को किस स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? ए वैदिक युग, बी युगुप्त युग, सी कुषाण युग, बी मौर्य युग। देखिए हमने आपको ये कई बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं हम कि जो 6 वेदांग हैं, ठीक है, 5 वेदांग, 5 जो हमारे दर्शन हैं उनकी रचना जो है वो वैदिक युग में हुई है, ठीक है। 5 वेदांग कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये 6 जो हैं हमारे क्या हैं, वो हैं दर्शन है। तो इसमें क्या है, ये 4, ये 5, 6, ठीक है, 6 दर्शन है और इनकी जो रचना हुई है वो किस में हुई है? गुप्त काल में। तो टोटल कितने दर्शन है? 6 वेदांग है। कितने वेदांग? 6 वेदांग है। इनकी रचना किस काल में हुई है? वैदिक युग में हुई है। किस युग में? वैदिक युग में हुई है। हम आपको पहले ही बता चुके सांख्य के प्रतिपादक कौन है, योग के कौन है, न्याय के कौन है, वैशेषिक के कौन है और मीमांसा के कौन है। वैशेषिक के कौन है? बद्रायण, अभी पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। मीमांसा के कौन है? जैमिनी है, ठीक है। न्याय की कौन है? गौतमी है। योग की कौन है? पतंजलि है। सांख्य की कौन है? कपिल मुनि है। 92 क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा व भक्ति। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो जो आर्य थे वो क्या करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। क्या करते थे वैदिक काल में? प्रकृति पूजा व यज्ञ करते थे आर्य लोग। देखिए वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे वरुण, इंद्र, इन सब की क्या करते थे? मरुति, इन सब की बहुत ही अच्छे से वो पूजा करते थे। और यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया, यानी वो यज्ञ भी करवाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। पतंजलि कौन थे? योगाचार संप्रदाय के एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेख, मध्यामिका संप्रदाय का एक दार्शनिक था, या डी पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरणकरण पर एक टीकाकरण। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो पाणिनि है वो कौन लिखा था? अष्टाध्यायी कौन लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। जो अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है, ठीक है, टीकाकरण, उसकी रचना कौन की थी? पतंजलि। तो पतंजलि के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत व्याकरण जो अष्टाध्यायी है पाणिनि द्वारा लिखित है, उस पर टीकाकरण पतंजलि ने लिखा है। फिर 94 क्वेश्चन है, सभा व समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा व समिति, जैसे हम लोग के यहाँ आज लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, वैसे पहले सभा व समिति होता था, ठीक है। ये भी एक प्रकार की क्या होती थी? समितियाँ होती थी। तो इसका जो उल्लेख है वो हमारे किसमें मिला है? अथर्ववेद में मिला है। किसमें? अथर्ववेद में मिला है। 95 क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। तो इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है। तो इसमें ए है, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ। उसके बाद सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है। जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जब हमारा उच्च वर्ण की नारी होती है और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ जब विवाह कर लेती तो वो क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक है। यानी मान लो पुरुष जो हो वो निम्न वर्ग का हो और महिला जो हो वो उच्च वर्ग का हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है,
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, जो अवेस्ता और ऋग्वेद है वो दोनों ईरान से संबंधित है। ठीक, किसमें? ईरान। यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है, लेकिन अवेस्ता किससे है? ईरान से संबंधित है, और ऋग्वेद हमारा वैदिक काल से संबंधित है। ये ईरान और ये वैदिक काल, इन दोनों में क्या मिलती है? समानता हम लोग को दिखाई देती है। 97 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? जो कुबा व कुर्म है, ठीक है, ये दोनों नदियां हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कुबा कुर्म, कुबा और कुर्म। 98 क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो किसने लिया था? बीजी तिलक ने। तिलक ने क्या कहा था कि आर्य कहाँ से आए हैं? आर्कटिक होम से। ठीक, कहाँ से? आर्कटिक होम से। 99 क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, सी सूत्र काल में। तो जो गोत्र परंपरा थी वो वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल भी गोत्र परंपरा का उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये बताया गया था कि जो 10वां मंडल है वो उसमें 4 वर्णों को, 10वें मंडल को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, लेकिन उसमें गोत्र परंपरा की कोई भी बात नहीं कही गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते ही गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हो गया। 100 क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। देखिए, प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? पुरुष जो होता था वो निम्न वर्ग का होता था और स्त्री उच्च वर्ग की होती थी, लेकिन अनुलोम विवाह में क्या है? पुरुष जो उच्च वर्ण का होगा और स्त्री जो होगी वो निम्न वर्ण की होगी। तो इसका हमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद 101 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में सूत्र कितने हैं? 10,028 सूत्र हैं। किसमें? ऋग्वेद में। कितने सूत्र हैं ऋग्वेद में? 10,028 जो हैं ऋग्वेद में सूत्र हैं। अगर हम ऐसे सोचें तो ऋग्वेद में टोटल सूत्रों की संख्या क्या है? 10,028 है, लेकिन इसमें से जो साकल्य बालखिल्य होते हैं वो कितने हैं? मान लीजिए साकल, बालखिल और वास्कल 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो साकल है उसमें कितने सूत्र हैं? सूक्त 10,017 हैं। उसके बाद बालखिल्य में कितने हैं? 11 सूत्र हैं। ठीक है, बालखिल्य में कितने सूत्र हैं? 11। दोनों को मिला के कितना हो गया? 28, 1028। तो ये क्या है? साकल, ये बालखिल्य। तो बालखिल्य में 11 है और साकल में 10,017 हैं, दोनों को मिलाकर 1028 हो गए। 102 क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राज विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं। तो इसमें हमें बताना है, तो जो सतपथ ब्राह्मण है वो किससे रिलेटेड है? सतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से। ठीक, सतपथ ब्राह्मण। तो बताना है कि इसमें राजा विदेह माधव का उल्लेख है, वो संबंधित ऋषि हैं। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऋषि गौतम राहुगढ़। किससे? ऋषि गौतम राहुगढ़। 102 क्वेश्चन इसमें टोटल थे। तो हमारा इस प्रकार ये लेक्चर हिस्ट्री का समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और जो डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त